हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज की खून चूसने की प्रक्रिया। बहुत दिनों बाद मेरे मुंह से आप ये लाइन सुन रहे होंगे, पता है मुझे, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि आपको इस खून चूसने की प्रक्रिया की आदत हो गई है। तो अब ये आपको खून चूसने वाली नहीं लगती होगी, क्योंकि अब आपको मैंने इंटरेस्ट जगा दिया होगा बायो में, है ना। बायो घोल दी होगी आपके जीवन में। तो डोज जो है वो अभी भी चल रहे हैं जहर के, ताकि धीरे धीरे आपको जहर मिलता रहे और आप उस जहर के प्रति रेजिस्ट हो गए हैं अब, यानी कि अब मेरा आपको खून चूसना या जहर पिलाना आपको सही लग रहा होगा। चलिए तो आते हैं हमारे चैप्टर पे, क्योंकि आज बड़ा खुशी का दिन है, एक चैप्टर और खत्म होने वाला है और हम बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। तो आज है आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का और वो है L13। देख लीजिए इस पीपीटी को, फिरोज सर ने बनाई है भाई, फिर ये अगले साल ही दिखेगी आपको। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे हम। और सबसे पहला प्रश्न देखो, फिर से मैं कहूंगी कि एनसीईआरटी के बहुत से पीछे के क्वेश्चन कुछ काम के नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको पूरा चैप्टर लर्न करना है। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि क्लास 11 का सिलेबस ऐसा है कि उस पर हर लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो पीछे के क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे हैं जिसपे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उन क्वेश्चन से उठा के कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसीलिए वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। दूसरा, कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे मेरे नोट्स में, मेरे क्लास में, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हम नई चीज़ करना चाहते हैं कि आपको कुछ नया मिले, तो इसीलिए हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो नए हैं, मतलब चैप्टर में हमने जिनको पढ़ा नहीं। और आपको पता ही है एनसीईआरटी की आदतें, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इतना डिटेल में क्यों, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी में बुक में कुछ नहीं दे रखा, पीछे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछे हुए हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन है ना, जैसे अभी आएंगे। कई एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, मतलब इस वाले का तो है, आगे वाले का, लेकिन पूछे हुए हैं, तो उनके आंसर्स आपको नहीं मिलते, तो वही हम करेंगे। ये तो भाई सिर्फ उलझाने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको मिल जाता अगर आप थोड़ा सा सोचते। तो क्या पूछा है, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं, सूक्ष्म जैव अणु मतलब कौन से, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। दो प्रकार के मॉलिक्यूल पढ़े थे हमने जैव अणु, एक सूक्ष्म और एक वृहत। तो सूक्ष्म जैव अणुओं का बताना है, कुछ नहीं है, यही इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक है। तथा पता लगाइए और कम अणुभार वाले होते हैं। तो ये तो हमें पता ही था कि उनको कहते ही सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि उनका आकार छोटा होता है और अणुभार कम होता है। वह इनकी संरचना बनाइए, सबकी संरचनाएं बनी पड़ी है आपके पास। ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन यौगिकों का निर्माण करते हैं और इनको खरीदते हैं। तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इन उद्योगों में कहाँ बनते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। अब बात रही संरचना की, वो हम यहाँ दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लिपिड सबकी संरचना बनाई रखी है। ठीक है, चलो आ जाओ। सूक्ष्म जैव अणु जीवधारियों में पाए जाने वाले कम अणुभार वाले सरल आणविक संरचना तथा उच्च विलयशीलता। विलयशीलता देखा था, वही उसमें मिल जाते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिल जाते हैं, तभी तो वो नीचे मिलते हैं हमें, है ना। अणुओं में जैव अणु कहलाते हैं, ये परिभाषा हम देख चुके हैं। रुचिकर सूक्ष्म अणु और उन्हें विलयन से अलग करने वाले उद्योग व उपयोगकर्ता, ये एक लिस्ट है, देख लो। सबसे पहले सुक्रोज यानी शर्करा, कहाँ मिलती है भाई, शर्करा उद्योगों में यूज होती है, शक्कर बनाने वाले में। गन्ने से चीनी, सुक्रोज तो कहते ही क्या है, सुक्रोज का क्या नाम है, कैन शुगर। याद कर लिए हैं नाम या नहीं याद किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉमन नेम्स। इससे दो चीजें पता चलेगी कि वो किससे मिल रहा है, जैसे कि फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि फ्रूट से मिलती है ना। सभी व्यक्ति खाते हैं इसको, सभी व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं। जो चीनी आप यूज करते हैं, शक्कर, वो एग्जैक्टली में सुक्रोज होती है ना, ग्लूकोज नहीं होती। कभी भी उसको ग्लूकोज ना समझे, वो सुक्रोज है। लैक्टोज दूध के अंदर होता है, बात करी थी हमने, किससे बनता है ये, लैक्टिक। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके, ठीक है। दूध शर्करा होती है ये होम्योपैथी की दवाइयों में भी यूज करते हैं, है ना। मीठी गोलियां जो होती है उस पर लैक्टोज की कवरिंग करते हैं। होम्योपैथी की दवाई खाई है कभी, वो उसके ऊपर मीठी मीठी सी लगती है, वो क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टोज लगाते हैं। दूध में भी होता है ये, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्लूकोज,
ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ये नाम हमने दिया था वहां पे। अल्कोहल के उद्योग में, जो आपके ये मदिरा वगैरह बनाते हैं, छी 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 छी, है ना, दारू वगैरह जो बनाते हैं, उसमें काम में आता है ये। माल्टेज, ये माल्ट शुगर होती है, ये भी शराब उद्योग में, भाई ये इधर आ गया है। माल्टोज, माल्ट शर्करा, कहाँ पे, वही शराब बनाने में यूज होती है, ये दोनों का यही काम है, ठीक है गंदे बच्चे। अभी क्या है नेक्स्ट, मोम वैक्स। अच्छा ये किस में आएगी, ये मैं आपको क्लास में थोड़ा सा बताना भूल गई थी, मेरे को बाद में याद आया कि मोम जो है ये आपकी सिंपल लिपिड में आती है ना, ये नोट कर लेना भाई। पता नहीं मैंने नोट्स में लिखा है या नहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद लिखा है मैंने, मोम ब्रैकेट में लिखा है शायद, हाँ याद आ गया मुझे। सरल वसा है ये, जैसे हमने वसी अम्ल और ग्लिसरॉल पढ़े थे वैसे ही सरल, ये क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, मोम किस प्रकार की वसा है, सरल वसा है। कहाँ काम आती है ये, तो ये मोम आधारित कॉस्मेटिक, शू पॉलिश में वहां पे काम आती है, घरों में जलाने के काम भी आती है, ठीक है। तो वैक्स जिससे जिससे पॉलिश बनती है, आपके ये जो चौपड़ने के जो बनते हैं कॉस्मेटिक्स, है ना, मेकअप की सामग्री, उसमें भी काम में आती है। डायोप्सिन, ये शायद आपको याद न रहे, यैम से मिलता है ये। यैम क्या होता है, सूरन जिसको कहते हैं, सूरन की सब्जी, ऐसा आलू सा बड़ा सा होता है जो सूरन, है ना, यैम, वाई फॉर यैम याद करते हैं बचपन में। औद्योगिक गर्भ निरोधक जो है दवा है, उसको बनाने के लिए, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, है ना, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो जाए उसके लिए जो टैबलेट मिलती है मार्केट में, वो इससे बनाई जाती है। विभिन्न अमीनो अम्ल औद्योगिक उद्योग, खाद्य संपूरक और औषधि खरीदार होते हैं। विटामिन डी औषधि में काम में आता है, औषधि खरीदार होते हैं। लेनोनिन, क्रीम मलहम बनाने में, आप जो क्रीम यूज करते हैं कहीं लग जाती है, ऑइंटमेंट जिसको कहते हैं, मलहम, वो बनाने में। भाई ये सारी चीजें आपको नहीं पूछ सकते एग्जाम में, आप तो बस ये नाम ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ पे उद्योग में काम में आते हैं, बाकी मेरे हिसाब से इसका कोई यूज नहीं है। बाकी फिर आप अपने स्कूल के हिसाब से देख लें अगर आपको करवाए जा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है, यदि आपको जानने हेतु ऐसी विधि दी गई है जिसमें प्रोटीन के 2 किनारों पर अमीनो अम्ल है, तो क्या आप इस सूचना को प्रोटीन की शुद्धता या समांगता से जोड़ सकते हैं। ये ऐसा सवाल है, लेकिन इसको पूछेंगे कैसे, इसको ये पूछेंगे कि प्रोटीन किन से बने होते हैं और प्रोटीन की समांगता और विषमांगता क्या होती है, बस ये सवाल बनता है इसमें। ये सारा खिचड़ा जो है इसका यही मतलब है। क्या है भाई, प्रोटीन लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आपको पता है हमने कहा था कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, अमीनो अम्ल की जो है बहुत सारी जो यूनिट्स होती हैं वो मिलके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती है जिससे प्रोटीन बनते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं जो प्रोटीन श्रृंखला संरचना के प्राथमिक स्तर को, 3 संरचनाएं पढ़ी थी हमने प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली, 4 पढ़ी थी, ठीक है। अब इसमें विषमांगता और समांगता का क्या जोड़ है वो सुनो, देखो। पहला क्या है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के एक सिरे पर प्रथम अमीनो अम्ल का खुला अमीनो अम्ल और दूसरे सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल का खुला कार्बोक्सिलिक समूह होता है। प्रोटीन की संरचना में अमीनो अम्ल की संरचना ध्यान आ रही है, इधर क्या होता है, NH2 होता है, इधर C होता है, इधर COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इधर R कुछ भी हो सकता है और इधर H होता है। ये नॉर्मल अमीनो अम्ल की संरचना होती है जिसमें हमने 3 अमीनो अम्ल पढ़े थे, ग्लाइसिन, एलेनिन और एक वो कौन, बेवड़ा जिसको हमने कहा था, सीरीन, ठीक है, वो पढ़े थे। अब ये क्या कह रहा है, अगर प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल की बनी है तब यह शुद्ध व समांगता प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो सब अमीनो अम्ल ही है, अमीनो अम्ल कोरे, तब तो वो क्या है, समांग है, मतलब होमोजेनिसिटी है, सारे अमीनो अम्ल एक जैसे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था होमो और हेट्रो, तो जब प्रोटीन में सब अमीनो अम्ल ही होते हैं तो हम उसको कहते हैं समांगता। लेकिन अगर प्रोटीन अमीनो अम्ल के साथ कोई अन्य यौगिक भी जुड़ा हो तब प्रोटीन विषमांगता कहलाती है। हमने कहा प्रोटीन सिंपल होते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि टर्शरी और क्वार्टरली प्रोटीन बनते समय उसमें दूसरे यौगिक भी जुड़ जाते हैं। मान लो सल्फर जुड़ गया कहीं से आके, है ना, इनके बीच में सल्फर जुड़ गया कहीं। हमने कहा था देखो वो टर्शरी वाली बहुत ऐसी कॉइल होती है, मान लो बीच में आगे आयरन जुड़ गया, जैसे कि किस में होता है,
हीमोग्लोबिन में होता है, बीच में आयरन रहता है और फिर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, तो प्रोटीन ही हीमोग्लोबिन, लेकिन उसमें हिम समूह जुड़ा हुआ है। तो जब दूसरे यौगिक जुड़ जाते हैं अमीनो अम्ल के अलावा, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। ठीक है, यही इसको समझाने के लिए बोल रहा था। समांगी जब सारे अमीनो अम्ल के साथ कुछ और जुड़ जाए तो उसको विषमांगी प्रोटीन कहते हैं। क्या आप व्यावसायिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल यानी कि बॉल व स्टिक नमूने का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं के प्रारूपों को बना सकते हैं? बना सकते हैं। भाई हम क्या कर रहे थे, अभी तक ऐसे रिंग में बना रहे थे। अब मैं चाहूँ कि ग्लूकोज बनाना चाहती हूँ, तो ग्लूकोज के हर कार्बन को मैं ऐसे बॉल फॉर्म में प्रदर्शित कर सकती हूँ, कार्बन की बॉल फॉर्म में। 12th में पढ़ोगे आप, है ना, बॉल से समझाते हैं, हर कार्बन को हर प्रोटॉन को बॉल जैसे समझाते हैं, बॉल बना रखी होती है। मैंने आपको बोला था ये अणु हम ऐसे रिंग फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन जनरली वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे हैं ये। हम परमाणु को बॉल की शेप में बताते हैं और हम इसको लैब में बना भी सकते हैं। जैसे जो भी स्ट्रक्चर है, आप ग्लूकोज बना लो लैब में, 6 बोले ले लो, उसको ऐसे अरेंज करो, स्टिक से बीच में जोड़ दो, ऐसी संरचना बन जाएगी। ऊपर एक डंडी और लगा के CH2 का बॉल बना दो एक, ऐसे बॉल में। लेकिन ये बॉल क्या सब एक जैसे कलर की होगी? नहीं। फिर हम डिफरेंस कैसे बताएंगे कि ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है? क्योंकि बॉल तो बॉल होती है। तो हम कलर्स का यूज करते हैं। जैसे आप 12th में पढ़ोगे ये चीज, विभिन्न रंगों की बॉल का प्रयोग परमाणुओं को प्रदर्शित करने के लिए, या स्टिक का प्रयोग जो है, स्टिक मतलब लकड़ी, सीधी लकड़ी, है ना, ऐसी नहीं कुछ पेड़ की लकड़ी ले आए, को दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन परमाणु को काले रंग की बॉल से, हो सकता है आपके स्कूल में लैब में पढ़े हो ऐसे मॉडल, आप देखिए जाके, काले रंग की बॉल से, हाइड्रोजन को लाल रंग की बॉल से, ऑक्सीजन को सफेद व नाइट्रोजन को पीले रंग की बॉल से। अब ये बॉल है वो अलग अलग कलर की, जैसे ये सब कार्बन है तो इस सबको काले रंग की बॉल से बता देंगे। मान लो आपको बताना है यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को किस रंग से बताना है, नाइट्रोजन को पीले रंग से, तो कौन सी कलर की बॉल लगा देंगे, पीले रंग की। तो हमें पीला रंग देख के पता चल जाएगा कि ये नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सफेद से, तो सफेद ही है, लो ये सफेद बॉल हो गई। अगर कार्बन है तो कार्बन को काले से कर दो, ये काला, काला तो दिखेगा ही नहीं बोर्ड पे। ठीक है, विभिन्न बंधों के लिए भी विभिन्न रंगों की स्टिक का यूज किया जाता है। अब बॉन्ड बताने हैं आपको, तो बॉन्ड के लिए भी आप व्हाइट स्टिक का, येलो स्टिक का ऐसे यूज कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। ठीक है, स्टिक का प्रयोग 2 बॉल को जोड़ने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, गोंद किससे बना होता है? क्या फेविकॉल इससे भिन्न है? बिल्कुल फर्जी सवाल, पसंद भी नहीं आया मुझे ये सवाल। गोंद यह एक द्वितीयक उपापचय है, यह एक कार्बोहाइड्रेट बहुलक है, पॉलीमर। ठीक है, क्या है गोंद? गोंद पेड़ों से निकलता है। हमने पढ़ा था कि गोंद, लेटेक्स ये सब द्वितीयक उपापचय है, सेकेंडरी उपापचय, क्योंकि ये पेड़ों से निकलते हैं, लेकिन इनका पेड़ों में यूज क्या है ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। 2 पढ़े थे ना हमने, प्राथमिक द्वितीयक, तो ये द्वितीयक उपापचय था, सेकेंडरी मेटाबोलाइज था ये। यह एक कार्बोहाइड्रेट बहुलक है। गोंद पौधों की काष्ठ वाहिका यानी लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी में जो वेसल्स होती है, भाई एनाटॉमी पढ़ चुके हैं हम प्लांट की, जाइलम क्या होता है आपको पता ही है, जाइलम वेसल्स से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। यह कार्बोनिल गोलक में अघुलनशील होता है। गोंद जल से चिपचिपा बनता है। इसमें एरेबिनोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, गोंद के अंदर कौन सी शर्करा है? एरेबिनोस। इसे गम एरेबिक भी कहा जाता है। फेविकॉल एक कृत्रिम औद्योगिक उत्पाद है। फेविकॉल हमें प्रकृति से नहीं मिलता, गोंद तो पेड़ों से मिल रहा है। फेविकॉल तो हम बनाते हैं लैब, मतलब फैक्ट्री के अंदर, उसमें हम इस गोंद का भी यूज लेते हैं, लेकिन गोंद में दूसरी चीजें भी मिलाई जाती है, क्योंकि गोंद तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट आता है। मार्केट में 2 चीजें मिलती है, गोंद भी मिलता है, फेविकॉल भी मिलता है। हालांकि वो बॉटल वाला गोंद और अलग होता है, और एक हम खाने का गोंद लाते हैं, वो तो बिल्कुल शुद्ध होता है। उसमें कुछ केमिकल मिला के हम चिपकाने वाला गोंद बना देते हैं, फिर उसमें कुछ और कलर वगैरह डाल के व्हाइट फेविकॉल बना देते हैं। तो फेविकॉल क्या है? एक कृत्रिम औद्योगिक है, हमने बनाया है उसे, कहीं मिलता नहीं है वो। गोंद तो डायरेक्ट पौधों से मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये फर्क है गोंद और फेविकॉल में। फिर आपसे पूछा है कि पता लगाइए जैव मंडल के सभी पादप कितने सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं, और ये तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। याद करो वो सेल्यूलोज वाला टॉपिक, जब मैंने आपको कहा था सेल्यूलोज हमारे बहुत काम का होता है
है ना। कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है, कपड़े बनते हैं जितने भी वो सेल्यूलोज के बनते हैं। एक मैंने आपको कांच का एग्जाम्पल भी दिया था कि सेल्यूलोज एसीटेट नाम का एक पदार्थ होता है जिससे आजकल कारों के कांच बनाए जाते हैं, खिड़कियों के कांच बनाए जाते हैं, ताकि उस पर कोई पत्थर मारे तो वो कांच पूरा नहीं टूटे, सिर्फ उस पर क्रैक आ जाते हैं। याद आ रहा है कुछ या भूल गए? तो फिर आप जाके क्लास देखो, ठीक है। चलो, तो ये कागज से कीजिए, मानव द्वारा प्रतिवर्ष पदार्थों की कितनी खपत की जाती है और वनस्पति में कितनी हानि होती है। ये वही इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि हम हमारी यूज़ के लिए, भाई जितने जनसंख्या बढ़ रही है उतने हम पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पेड़ ही तो हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ ही तो हैं जो ये चीज़ें दे रहे हैं, खाना पीना। भाई आप उन्हीं को काटते जा रहे हो। अब आप बोलेंगे काटे नहीं तो क्या करें, भाई चीज़ें कहाँ से लाएंगे? तो हम ये नहीं कह रहे मत काटो, हम ये कह रहे हैं कि उनको वापस उगाओ भी सही, बस काट के छोड़ मत दो। और अपनी आदतों को, जैसे हम वेस्ट, पेपर वेस्ट कितना करते हैं, बहुत पेपर वेस्ट करते हैं, है ना। आप तो भाई अभी पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाया गलत हो गया, पेपर फाड़ो फेंको, फिर नोट बनाया फिर गलत हो गया, कहीं तो वो क्लास में हेलीकॉप्टर और वो क्या क्या बना के उड़ाते रहते हैं, ये पेपर वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि 1 टन, अगर आपको पता नहीं कितने पेजेस थे, कहीं मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि शायद 1 कॉपी अगर आपको बनानी है आपकी, है ना, तो उसके लिए आपको 1 टन किलो का पेड़ काटना पड़ेगा। तो आप सोच लो कि आप किस हिसाब से पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। सेल्यूलोज, ठीक है, कुछ उपयोग मैंने क्लास में बता दिए थे, वही है यहाँ पे, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा होंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? सेल्यूलोज। क्योंकि भाई पेड़ों की जो, पेड़ आपकी सेल की जो सेल है, प्लांट की सेल, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। तो भाई पेड़ सबसे ज्यादा है तो उसके अंदर सेल्यूलोज भी उतना ही ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो कौन सा है? सेल्यूलोज है। यह जटिल बहुलक है, हमने पढ़ा था सेल्यूलोज कैसे मिलता है, ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलने से क्या बनता है? सेल्यूलोज। तो एक बहुलक है, पॉलीसैकेराइड है। पादपों में सेल्यूलोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। काष्ठ में, ये हमने वहाँ पे नोट्स मतलब क्लास में कर लिया था, लेकिन फिर से देख लो, काष्ठ में लगभग 50% और कपास में इसकी मात्रा जो होती है वो 90% होती है, ठीक है, सेल्यूलोज के अंदर। अब किसी में ना 70% भी लिखी हुई है, वो बुक का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्क नहीं है ज़्यादा, है ना। 70, किसी में 90 भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा सेल्यूलोज का उपयोग ईंधन में, लकड़ी जलाते हो, इमारती लकड़ी के रूप में, तंतुओं के रूप में, वस्त्र निर्माण में, कृत्रिम रेशे बनाने में, कागज निर्माण में, इन सब में हम क्या करते हैं? पेड़ों का यूज करते हैं। और पेड़ों का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल आने वाला है जिसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर है वो स्पेशल क्यों आता है? क्योंकि वो 100% सेल्यूलोज से बना होता है। वहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर आपको बताऊंगी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम यही पेपर क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्मल पेपर क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि नॉर्मल पेपर में 100% सेल्यूलोज नहीं होता, आप जो पेपर यूज़ कर रहे हैं उसमें मिक्सिंग है, और वो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अब 100% हो ये भी जरूरी, 90% भी हो सकता है, ठीक है, पर ज़्यादा होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है, विनाशकारी। देखो, ये विनाशकारी नहीं, ऐसा नहीं है, कई जगह हम बिल्डिंग्स को गिराने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज का। जरूरी नहीं है कि विनाशकारी है तो लोगों पे बम गिरा रहे हैं बस, ऐसा नहीं है, है ना। अच्छे काम के लिए, कोई बिल्डिंग गिरानी हो, हम जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, वहाँ पे कोई ब्लास्ट करके देखना हो हमें, तो वहाँ पे भी हम नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलॉइड बनाने के लिए किया जाता है, जैसे खिलौने, कंगे आदि बनाए जाते हैं। मनुष्य सेल्यूलोज का सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता है, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। भाई ये कौन बना रहे हैं? ये सब चीजें हम ही तो बना रहे हैं, है ना, मानव, 2 पैरों वाला जानवर, ठीक है। और एक मैंने आपको कहा था सेल्यूलोज एसीटेट, वो भी लिख दो यहाँ पे, सेल्यूलोज एसीटेट। ये क्या है? ये वो कांच है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल तो नहीं बोलूंगी मैं, इसको क्या बोलूं? अनब्रेकेबल तो ऐसा हो जाएगा कि टूट ही नहीं रहा।
बस आप ये ले लो कि कार वगैरह के शीशे बनाने में काम में आता है ना, कांच बनाने के लिए। और इन कांच की क्या स्पेशलिटी है कि ये टुकड़ों के रूप में गिरते नहीं है। अगर कांच पे पत्थर भी चला गया तो बस आपको ऐसे दरारें दिखेगी, उस टाइम वो टूट के किसी पे गिरेगा नहीं और उसको लगेगी नहीं अगर अंदर अंदर या बाहर कोई बैठा हुआ है तो। ठीक है, कांच बनाने। आइसक्रीम जमाने में भी होता है सेल्यूलोज का उपयोग। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट था, लेकिन वही बच्चे बोलते हैं कि मैम करवा दो, उस हिसाब से मैंने करवा दिया। आपने देखा कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें, है ना, सिंपल सी कुछ बातें थी, लेकिन वही आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर करवा दिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है उसका मैं एंड की घोषणा करती हूँ। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं कौन सा चैप्टर है ना, तो वो आपके लिए सरप्राइज है, जब दिखेगा तब आपको पता चलेगा कि हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए